हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिसर्च फैक्ट। यूं तो भारत में कई घोटाले हुए हैं, लेकिन कुछ घोटाले ऐसे हैं जिन्होंने सबका सिर चकरा दिया। इन घोटालेबाजों ने फ्रॉड की ऐसी तरकीबें अपनाई जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यही वजह थी कि काफी समय तक ये सबकी नजरों से बचते रहे, लेकिन आखिरकार उनका पर्दाफाश हो ही गया। आइए जानते हैं भारत में बिजनेस की दुनिया के 5 सबसे बड़े घोटालेबाजों के बारे में। अगर कभी शेयर बाजार से जुड़ी किसी घोटाले की बात होती है तो हर्षद मेहता का नाम जरूर सामने आता है। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। हर्षद मेहता के घोटाले को लोग महा घोटाला कहते हैं, जिसका 1992 में पर्दाफाश हुआ था। रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक यह करीब 4025 करोड़ रुपए का था। यानी अगर सिर्फ इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज के समय इसकी वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए की है। आइए अब जानते हैं कि ये घोटाला कैसे किया गया। 80 और 90 के दशक में हर्षद मेहता को शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। उनका स्टाइल और उनकी महंगी महंगी गाड़ियां देखकर हर कोई हर्षद मेहता बनना चाहता था। हर्षद मेहता ने शेयर बाजार की उस समय की कुछ खामियों को अपना हथियार बनाया और शेयर बाजार से खूब नोट छापे। उसने एसीसी के शेयर को 200 से 3,000 रुपए तक पहुंचा दिया। वह शेयर बाजार में शेयरों को ऑपरेट करता था। कुछ चुनिंदा शेयरों में खूब सारा पैसा डालकर उसे आसमान की ऊंचाई तक ले जाता था। लोग भी शेयर में तेजी देखकर उसमें खूब पैसा लगाते थे, लेकिन जब कीमत बहुत अधिक हो जाती थी तो मुनाफा लेकर निकल जाता था। लोग हैरान थे कि आखिर उसके पास इतने पैसे आते कहां से थे। दरअसल वह बैंकों से फर्जी बीआर यानी बैंक रिसीप्ट के दम पर पैसा लेता था और उसे शेयर बाजार में लगा देता था। जब तक पैसे लौटाने का वक्त आता था वह दूसरे बैंक से पैसा लेता और पैसे चुका देता था। इस तरह वह गलत तरीकों से और राजनीतिक संबंधों के दम पर तमाम सरकारी बैंकों से ढेर सारे पैसे लेकर बाजार में लगाने लगा। जब 1992 में मामला खुला तो शेयर बाजार क्रैश हो गया और रिटेल निवेशकों के बहुत सारे पैसे डूब गए। इस घोटाले का पर्दाफाश सुचेता दलाल ने किया था। अब बात करते हैं केतन पारेख की। केतन पारेख हर्षद मेहता का ट्रेनी हुआ करता था। जैसा गुरु था वैसा ही चेला भी निकला। केतन पारेख ने भी हर्षद मेहता की तरह ही शेयर बाजार में घोटाला किया। उसने भी हर्षद मेहता की तरह ही कुछ शेयर्स की कीमतों को गलत तरीके से बढ़ाया। उसके 10 फेवरेट स्टॉक थे जिन्हें वह ऑपरेट करता था। इन स्टॉक्स को उस समय के 10 स्टॉक्स भी कहा जाने लगा था। केतन पारेख ने करीब 800 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। आइए अब जानते हैं कि केतन पारेख ने किस तरह किया घोटाला। जिस तरह हर्षद मेहता ने घोटाला करने के लिए बैंक का इस्तेमाल किया, उसी तरह केतन पारेख ने भी बैंक से पैसे लेकर शेयर बाजार में लगाए। हर्षद मेहता फर्जी बैंक रिसीप्ट का इस्तेमाल करता था तो केतन पारेख ने फर्जी पे ऑर्डर के जरिए घोटाला किया। पे ऑर्डर यानी डीडी जैसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे बनवाने से पहले बैंक में पैसा जमा करना होता है। केतन पारेख ने बैंक में साठगांठ कर फर्जी पे ऑर्डर बनवाए और उन पे ऑर्डर के नाम पर दूसरे बैंक से पैसे लेकर शेयर बाजार में लगाए। वह कुछ शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ाता था और जब दाम काफी बढ़ जाते थे तो उन्हें बेच देता था। हर्षद मेहता जहां रिटेल इन्वेस्टर्स को लुभाने का काम किया करता था, वहीं केतन पारेख ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लुभाया, क्योंकि उनके पास निवेश के लिए मोटी रकम होती थी। जब शेयर के दाम बढ़ते थे तो रिटेल निवेशक अपने आप ही उस शेयर की ओर खींचे चले आते थे। इस घोटाले का पर्दाफाश भी सुचेता दलाल ने ही किया था। More than 11,000 crores siphoned off one of India's biggest banks, the Punjab National Bank. This is the biggest corporate fraud that has taken place in India. साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़ा घोटाला होने की खबर सामने आई। इस घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी, जो बैंक से करीब 11,500 करोड़ का चूना लगाकर अपने परिवार के साथ विदेश भाग गया था। कुछ समय बाद पता चला कि नीरव मोदी ब्रिटेन में छुपा बैठा है। तब से लेकर नीरव मोदी के खिलाफ लंदन में ही मुकदमा चल रहा है और उसे भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं। आइए अब जानते हैं कि नीरव मोदी ने कैसे किया घोटाला। इस पूरे मामले की जड़ में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU शामिल है। यह एक तरह की गारंटी होती है जिसके आधार पर दूसरे बैंक खातेदार को पैसा मुहैया करा देते हैं। अब यदि खातेदार डिफॉल्ट कर जाता है तो LOU मुहैया कराने वाले बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित बैंक को बकाये का भुगतान करे। PNB के एक डिप्टी मैनेजर गोकुल नाथ ने कथित तौर पर स्विफ्ट मैसेजिंग स्विफ्ट का दुरुपयोग किया। बैंक इसी सिस्टम से विदेशी लेन देन के लिए LOU के जरिए दी गई गारंटी को ऑथेंटिकेट करते हैं। इन्हें ऑथेंटिकेशन के आधार पर कुछ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से फॉरेक्स क्रेडिट दी जाती है। नीरव मोदी 2011 में
बिना तराशे हीरे आयात करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए पीएनबी की एक ब्रांच गया। उसके बाद कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी एलओयू जारी किए और बैंक मैनेजमेंट को धोखा दिया। इन फर्जी एलओयू के आधार पर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं ने पीएनबी को लोन दिया। जब फर्जी एलओयू मैच्योर होने लगा तो पीएनबी के उन कर्मचारियों ने 7 साल तक दूसरे बैंकों की रकम का इस्तेमाल इस लोन को रिसाइकिल करने के लिए किया। जनवरी 2018 में जब नीरव मोदी फिर से पीएनबी के साथ उसी तरह का फर्जीवाड़ा करना चाहा तो नए अधिकारियों ने गलती पकड़ ली और धीरे धीरे पूरा घोटाला बाहर आ गया। जनवरी महीने में पहले के एलओयू की अवधि समाप्त हो गई और भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को कर्ज की रकम वापस नहीं मिली तो इस मामले से पर्दा उठा। तब उन्होंने पीएनबी से संपर्क किया जिसने बताया कि उन्हें फर्जीवाड़े की गारंटी दी गई थी। उसके बाद पीएनबी ने अपने कई कर्मचारियों को निलंबित किया और बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। अब बात करते हैं ऐसे ही एक और बड़े घोटाले की। किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या ने भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों को कुल 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का चूना लगाया था। इसमें 1600 करोड़ का सबसे ज्यादा कर्ज एसबीआई ने दिया था। इसके बाद पीएनबी 800 करोड़, आईडीबीआई 650 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर आता है। विजय माल्या हमेशा से ही रंगीन मिजाज इंसान था जिसे पार्टियां और शराब ये ही भाता था। खैर, जब तक सब कुछ ठीक था किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये किंग ऑफ गुड टाइम्स करोड़ों का फ्रॉड करके किंग ऑफ बैड टाइम्स बन चुका है। आइए अब जानते हैं कि विजय माल्या ने कैसे किया घोटाला। साल 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन शुरू की थी। किंगफिशर को बड़ा बनाने की चाह में विजय माल्या ने 2007 में देश की पहली लो कॉस्ट एविएशन कंपनी एयर डेक्कन को टेक ओवर कर लिया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 5 साल के अंदर अंदर विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और पूरा बिजनेस लगभग खत्म हो गया। हालात बद से बदतर हो गए। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि विजय माल्या कर्ज के बोझ तले दब गया और देश छोड़कर फरार हो गया। इस घोटाले में बैंकों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या सोचकर माल्या को लोन दिए। यह भी कहा जा रहा है कि शायद इसमें कुछ बड़े अधिकारियों का भी हाथ हो जिनके कहने पर भारतीय स्टेट बैंक जैसे बैंक ने ढेर सारा लोन माल्या को दिया। तो आज हमने अपने इस वीडियो में आपको देश के घोटालों के बारे में बताया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें।